हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो आज हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी का लेक्चर नंबर 7 और इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। अभी तक हमने हुक्स लॉ पढ़ लिया और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तीनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और उनके न्यूमेरिकल्स देख लिए। तो आज हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे कि रबर और स्टील में जब हम रबर को ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, फिर स्टील इलास्टिक कैसे है, ज्यादा मोर इलास्टिसिटी स्टील में कैसे, ये देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं इसका। इसकी इस एक्सिस पे होगा स्ट्रेस और इसकी इस एक्सिस पे होगा स्ट्रेन। ठीक है, अब यहां पे होगा ओरिजिन। इसमें सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन है ये बिल्कुल, ये हो गई स्ट्रेट लाइन, इसको बोल दो ओ ए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ओ ए, यहां पे जो ओ ए है वो वो डिफाइन करेगा इलास्टिक बिहेवियर को। इलास्टिक बिहेवियर मीन्स क्या कहना चाहते हैं हम यहाँ पे कि हमने एक वायर ले ली है, हमने क्या ली, एक वायर ली और उस वायर पे हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। जब हम उस वायर पे स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, उस वायर के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसकी वजह से वायर के अंदर इलोंगेशन आएगा, वायर की लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जब तक हम इतना वाला स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं ए पॉइंट तक, ठीक है, जब इतना स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो अपना इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा। इलास्टिक बिहेवियर शो करना मतलब जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और जैसे ही फोर्स को रिमूव करेंगे वो अपनी ओरिजिनल शेप में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन वायर देन its length increases and after removal of force it regain its original कॉन्फ़िगरेशन मीन्स एग्जैक्टली अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेता है। एंड पूरे के पूरे इस ओ से ए तक ये किसको फॉलो करता है, इट फॉलोज हुक्स लॉ। ठीक है, ड्यूरिंग ओ ए इट फॉलोज हुक्स लॉ मीन्स इसके अंदर स्ट्रेस जितना अप्लाई करेंगे उतना ही स्ट्रेन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इसके इस बिहेवियर के अंदर, ओ ए बिहेवियर के अंदर। ठीक है, तो ओ ए तक ग्राफ समझ में आए, सिंपल सा है। उसके बाद है ए से बी, ए से बी, ये हो गया बी। ठीक है, तो हम देखेंगे ए से बी, यहां पे जो बी पॉइंट है इसको हमने नाम दे दिया इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट या फिर यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट। ठीक है, ये क्या होता है, देखो ओ ए यहां तक का जो स्ट्रेस था ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब मटेरियल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, मटेरियल की लेंथ इंक्रीज होकर वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में चला जाएगा। बट जब हम इससे थोड़ा सा ज्यादा और स्ट्रेस अप्लाई करेंगे फिर क्या होगा, जब हमने थोड़ा सा स्ट्रेस और इंक्रीज कर दिया, अब मटेरियल में थोड़ा सा स्ट्रेन और आएगा। ठीक है, बट ये जो बी पॉइंट है अगर इससे हल्का सा नीचे तक रहा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही बी पॉइंट है, वो बी पॉइंट इसकी इलास्टिक लिमिट होती है। इलास्टिक लिमिट मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस। देखो इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन पहले लिख देते हो, क्या होगा, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस फॉर विच material is not distorted,
नॉट डिस्टॉर्टेड। ठीक है, जब तक यहां तक स्ट्रेस होगा ना तो मटेरियल डिस्टॉर्टेड नहीं होगा, मतलब उसके अंदर कोई परमानेंट डैमेज नहीं आएगा। डिस्टॉर्टेड का मतलब देयर इज नो परमानेंट डैमेज, तो यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हो देयर इज नो परमानेंट डैमेज, नो परमानेंट डैमेज। ठीक है, और यहां पर भी बी के ऊपर भी जैसे ही स्ट्रेस रिमूव किया अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद है थोड़ा सा और लिख लेते, यहां से बी से थोड़ा सा और ऊपर गया, ये आ गया सी, बी सी। अब देखो जो बीसी है, बीसी में हम लिखेंगे परमानेंट डिस्टॉर्शन टेक्स प्लेस। मतलब जब हमने स्ट्रेस को थोड़ा और इंक्रीज करके इतना स्ट्रेस अप्लाई किया सी पॉइंट तक, अब क्या होगा, जैसे ही हमने स्ट्रेस को रिमूव तो कर दिया लेकिन फिर भी उसके अंदर लगभग इतना स्ट्रेन रह जाएगा। तो ये जो है ये परमानेंट स्ट्रेन आ गया, परमानेंट स्ट्रेन। परमानेंट स्ट्रेन मीन्स किसी चीज को अगर हम थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा उसको अगर इलोंगेट कर देंगे, उसकी लेंथ को इंक्रीज कर देंगे, तो कुछ टाइम्स उसमें क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा जैसे उसकी लेंथ है वो अब इंक्रीज जैसे हो गई थी, थोड़ी सी अभी उसके अंदर इंक्रीमेंट एज इट इज रह जाता, मतलब वो थोड़ी सी खराब हो जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं परमानेंट स्ट्रेन। ठीक है, तो ये हो गया परमानेंट स्ट्रेन मीन्स इफ वी increase stress beyond b beyond its elastic limit या yield point, beyond its elastic limit या फिर yield point, then there is permanent strain in the wire, there is permanent strain in the wire। अब आगे देखो, अब C के बाद अगर हमने थोड़ा सा और स्ट्रेस दिया तो क्या होगा, जैसे ही थोड़ा सा और स्ट्रेस देंगे ये आ जाएगा डी पॉइंट, मींस इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इधर लिख देती हूं, सी डी इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, और डी पॉइंट इज नोन एज द फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस हमने दिया है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी, उस स्ट्रेस को बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में यूज होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ या फिर ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है कि किसी भी मटेरियल की अल्टीमेट स्ट्रेंथ इतनी है, तो समझ जाना ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है। इधर तक लिख लिया, पहले मैं रब कर देती हूँ, हो गया, नोट डाउन करो। ये देखो, सबसे पहले प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देख लेते हैं कि जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मींस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मींस मटेरियल या फिर वायर इज परमानेंटली डिस्टॉर्टेड। ठीक है, जैसे ही हमने सी से ऊपर थोड़ा सा भी ज्यादा स्ट्रेस दिया वो परमानेंटली डिस्टॉर्टेड हो गया है, उसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ गई है। अगर हम परमानेंटली डिस्टॉर्टेड इफ वी रिमूव stress from it, then it will
not regain its original configuration. ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। लगभग ये 100% तो क्या होगा, परफेक्टली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। मींस मोस्टली जो इलोंगेशन है वो एज इट इज फिर भी रहेगी, थोड़ी बहुत रिगेन करेगा बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये क्या होगा, उसने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को, वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस नहीं गया, तो उसको हमने प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोल दिया। जो डी हमने बोला फ्रैक्चर पॉइंट या फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। सबसे पहले फ्रैक्चर पॉइंट देखो, फ्रैक्चर पॉइंट क्या होगा, फ्रैक्चर पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट विच मटीरियल, एट विच मटीरियल या वायर लिख सकते हो क्योंकि हमने वायर एज्यूम की थी, एट विच वायर इज गेट फ्रैक्चर्ड, गेट फ्रैक्चर्ड। जो वायर है वो फ्रैक्चर हो जाती है, वायर है वो टूट जाती है, ठीक है। तो इसको हम फ्रैक्चर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ या ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ देखो, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ मींस मैक्सिमम स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होगा, इट इज द मैक्सिमम, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट ए मटीरियल कैन बियर विदाउट फ्रैक्चरिंग, विदाउट फ्रैक्चरिंग, बिना टूटे जो वो मैक्सिमम स्ट्रेस बियर कर सकती है, सहन कर सकती है बिना फ्रैक्चर हुए, उसको हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर इसके बाद हमने थोड़ा सा भी स्ट्रेस दिया, हल्का सा भी, ठीक है, तो वो क्या होगा, मटेरियल फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम बियरिंग स्ट्रेस, कि इतना वो स्ट्रेस है वो टॉलरेट कर सकता, बट इससे अगर हल्का सा भी ज्यादा हुआ तो मटेरियल फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कुछ रह तो नहीं गया इसमें, हो गया सारा लगभग, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था। अब हम देखते हैं रबर वाला कॉन्सेप्ट, रबर और स्टील का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि रबर इलास्टिक ज्यादा है या फिर स्टील इलास्टिक ज्यादा है। देखो, अब है हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ लिया, हमारे पास सिंपली ये वाला कर्व था ना, ए, ओ से ए, ये हो गया ए पॉइंट, उसके बाद बी पॉइंट और उसके बाद सी पॉइंट और उसके बाद यहाँ पे ये फ्रैक्चर पॉइंट हो गया, ये था हमारे पास। अब टाइप्स ऑफ मटेरियल देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आएगी डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं, जिनका ये सीडी पोर्शन ना काफी बड़ा होता है। सीडी पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता था, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को। तो जिनकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है और उसके बाद जो ये डी पॉइंट तक आने में एक अच्छा खासा उसके अंदर मतलब टाइम लग रहा था, तो उसके अंदर हम स्ट्रेस को इंक्रीज करते जा रहे थे बट उसका फ्रैक्चर नहीं हुआ था, ठीक है। मतलब परमानेंट स्ट्रेन आने के बाद भी जब हम स्ट्रेस को बढ़ाते जा रहे हैं तो मटेरियल फ्रैक्चर नहीं हुआ कुछ टाइम पीरियड तक। तो ये सीडी पोर्शन जिसका ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल कौन से होंगे, दूसरी कौन से होते हैं, ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल, ठीक है, जिसके अंदर सीडी पोर्शन कम होता है। तो देखो मैं बताती हूँ, एक मिनट। द मटीरियल फॉर विच प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मीन्स कर्व CD is large is known as the ductile material। ये किसके लिए होता है एग्जाम्पल, स्टील,
इसका एग्जाम्पल होगा स्टील। और ब्रिटल मटेरियल क्या हो गए? द मटेरियल फॉर विच प्लास्टिक डिफॉर्मेशन means curve CD is small, very small या small, जैसे कि रबर। अभी हम रबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसका ये जो डी पॉइंट है ना, ये इधर तक मीन्स यहाँ पे कहीं आ जाए, मीन्स जैसे परमानेंट स्ट्रेन स्टार्ट हुआ उसके बाद थोड़ा सा और स्ट्रेस देते ही वो फ्रैक्चर हो जाएगा, तो उसको हमने बोल दिया ब्रिटल मटेरियल है, जो बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाते हैं, जिनका फ्रैक्चर पॉइंट बहुत जल्दी आ जाता है, उनको हम बोलेंगे ब्रिटल मटेरियल, जो कि है रबर। अब इनमें कंपैरिजन पढ़ेंगे, बट उससे पहले रबर का ग्राफ देखेंगे, रबर की कुछ उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ये कंफ्यूजन क्यों होता है, कंपैरिजन दिया क्यों, कंपैरिजन करना ही क्यों स्टील और रबर के बीच में, कि नहीं दो और मटेरियल के बीच में क्यों नहीं किया। काफी इंटरेस्टिंग है, जब देखोगे तो लगेगा कि नहीं रबर ही ज्यादा इलास्टिक होना चाहिए, ठीक है। तो देखो रब कर दो। तो अभी हम देखेंगे वल्केनाइज्ड रबर के बारे में, या फिर बोल सकते हो इलास्टोमर्स के बारे में, ठीक है। तो इसका ग्राफ हम देखेंगे रबर का। ये हो गया स्ट्रेस, ये हो गया स्ट्रेन, ठीक है, और ये हो गया इसका ग्राफ। ये हो गया पाथ 1 और ये हो गया पाथ 2। इसको डॉटेड भी बना सकते हो, अगर बना दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो पाथ 1 होता है ये तो लोडिंग का पाथ है, लोडिंग, और ये होता अनलोडिंग। अनलोडिंग लोडिंग ये होता क्या है, ये अभी बताऊंगी। देखो जब हमने रबर के ऊपर लोड लगा दिया, रबर पे लोड लगाया, तो उसका स्ट्रेस है वो इंक्रीज होने लग जाएगा। स्ट्रेस जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज होगा उसके अंदर स्ट्रेन भी इंक्रीज होता गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोडिंग का मतलब है कि मटेरियल के ऊपर हमने स्ट्रेस लगाया और उस स्ट्रेस की वजह से मटेरियल में इलोंगेशन आने लग गई, उसकी लेंथ है वो चेंज होने लग गई, ठीक है। और अनलोडिंग का मतलब जैसे ही हमने उसके ऊपर से फोर्स या जो भी लोड या जो भी स्ट्रेस है उसको रिमूव किया, अब क्या हो गया, वो अपनी ओरिजिनल शेप में आया, लेकिन इस पाथ से नहीं आया, दूसरे पाथ से आया। मीन्स क्या है इसका, दूसरे पाथ से आने का मतलब क्या है कि आ तो गया नहीं। यहाँ पे हम कहना चाहते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल 5 यूनिट स्ट्रेस दिया था, तो उस टाइम पे उसके अंदर 3 यूनिट स्ट्रेन था, ठीक है। जब हमने 5 यूनिट स्ट्रेस दिया तो 5 ही यूनिट स्ट्रेन नहीं होगा, क्योंकि हुक्स लॉ को फॉलो ही नहीं करता, कहीं पे स्ट्रेट लाइन दिख ही नहीं रही है, ठीक है। तो इसलिए कम स्ट्रेन आ गया इसके अंदर। तो कम जरूरी नहीं है, ज्यादा भी हो सकता है, यहाँ पे 3 की बजाय 8 भी आ सकता है, मैं वैसे बता रही हूँ। तो जब हमने स्ट्रेस दिया उसमें स्ट्रेन आई, ये लोडिंग के टाइम का था। मान लो हमने अब अनलोडिंग कर दिए, तो अब अनलोडिंग की तो एक टाइम पीरियड ऐसा होगा कि जब स्ट्रेस वापिस से 5 यूनिट आया, तो अब की बार उसमें स्ट्रेन मे बी 3 की बजाय 2 यूनिट आ जाए, या फिर मे बी 4 यूनिट आ जाए, इस तरह से, ठीक है। मतलब पहले वाले के कंपैरिजन में क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये एग्जांपल है, इसमें ज्यादा लॉजिक मत यूज करना, कोई ग्राफ देख के लॉजिक लगाने लग जाओ, ये समझाने के लिए बस। मींस सेम टाइम पीरियड के ऊपर दोनों का जो रिलेशन है वो चेंज हो गया, इसलिए ग्राफ अलग अलग है। ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ के अंदर इसका यूज बताऊंगी बाद में, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे ये ग्राफ को नोट करो और इसकी हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। देखो रबर remains elastic even when it is stretched much more, it is stretched much more than
its original length, then its original length कितनी। जो यहाँ पे जो एच सी वर्मा सर है उनकी बुक के अंदर ये ग्राफ दिया हुआ है, तो उन्होंने बताया था कि इसकी जो लेंथ के अंदर हम चेंज लेके आते हैं ना, ये जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन है वो 8 है। मतलब जब हम इसके लेंथ को चेंज इन लेंथ उसमें 8 टाइम्स आ गई ओरिजिनल लेंथ से, समझ आ रहा है। मतलब वायर अगर रबर 1 मीटर का है फॉर एग्जाम्पल, 1 मीटर का तो स्ट्रेच करने के बाद वो 8 मीटर का हो गया। 8 मीटर समझ सकते हो कितना ज्यादा हुआ, इतना ज्यादा स्ट्रेच कर दे, इतना ज्यादा इलास्टिक है वो, ठीक है। तो जब हम उसकी ओरिजिनल लेंथ से उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते फिर भी वो इलास्टिक है, मतलब फिर भी वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, ठीक है, टू इट्स ओरिजिनल लेंथ टिल व्हेन वी रिमूव स्ट्रेस। लिखने की जरूरत नहीं थी, बाकी ये ऊपर लिखा था, लेकिन तुम्हें समझ आ जाए, याद रख सको इसलिए लिख रही हूं। व्हेन वी रिमूव स्ट्रेस it will regain its original configuration but very slowly। बस यही इसका आंसर है स्टील वाले का और रबर के अंदर रिलेशन का, वेरी स्लोली, ठीक है, बहुत स्लो मोशन में अपने ओरिजिनल शेप के अंदर ये आएगा, ठीक है। ये था हमारा रबर का ग्राफ, और जो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेते हैं उनको हम बोलते हैं इलास्टोमर्स, ठीक है। तो ये इलास्टोमर्स का ग्राफ भी बोल सकते हो, क्लियर है, ठीक है। अब इस ग्राफ से ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम ग्राफ। पहला, नो पार्ट ऑफ ग्राफ या कर्व फॉलो हुक्स लॉ, फॉलो हुक्स लॉ। कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जिसके अंदर हम बोल सकते हैं कि जितना स्ट्रेस होगा उतना ही स्ट्रेन होगा, मतलब स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इन केस ऑफ रबर। रबर के केस में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ग्राफ के थ्रू हमें पता चला। दूसरा पॉइंट यहां पे होगा कि ओरिजिनल पाथ ओरिजिनल के बजाय ये लिखो कि लोडिंग एंड अनलोडिंग पाथ, लोडिंग एंड अनलोडिंग path are different, although material can regain its original configuration। इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को वो रीगेन कर लेता है, फिर भी हम कहेंगे कि जो उसका लोडिंग और अनलोडिंग पाथ है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 हो गए ग्राफ से। और तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लिया, ये वाला पॉइंट लिखो, हो गया। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट है इलास्टिक हिस्टैरिसीस। स्पेलिंग देख लेना भाई थोड़ी सी हिस्टैरिसीस की। हिस्टैरिसीस जो वर्ड है इसका मतलब होता है पीछे रह जाना, पीछे रह जाना, पीछे रह जाना, इलास्टिक हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस वर्ड का मतलब होता है पिछड़ना, ठीक है। तो यहां पर देखो, अगर कोई भी ग्राफ दे रखा है, स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ होगा वो, अगर हम यहाँ पे देखें वर्क डन ड्यूरिंग लोडिंग, वर्क डन ड्यूरिंग लोडिंग, इसके अंडर एरिया देखो, फर्स्ट पाथ के अंडर में एरिया ग्रेटर है सेकंड पाथ के कंपैरिजन में, तो वर्क डन ड्यूरिंग लोडिंग इज ग्रेटर देन वर्क डन ड्यूरिंग अनलोडिंग।
समझ आया है? वर्क डन मतलब जब हम लोडिंग के टाइम पे उसको एनर्जी दे रहे हैं, इस टाइम पे जो हमने एनर्जी दी वो ग्रेटर होगी जो वो एनर्जी अनलोडिंग के टाइम पे हमें मिल रही है। तो जो ये लॉस ऑफ एनर्जी है, अगर इसको मैं E1 और इसको E2 बोलूं, E1 माइनस E2, ये जो लॉस ऑफ एनर्जी है इसी को हम बोलते हैं इलास्टिक हिस्टेरेसिस। मींस रबर को स्ट्रेच करने में जो एनर्जी हमने दी, तो रबर ने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन गेन करने में हमको वापस से एनर्जी रिटर्न कर दी, बट वो एनर्जी आई थोड़ी सी कम। मतलब हमने इसको 10 जूल दी और इसने रिटर्न की 7 जूल, तो जो ये 3 जूल है ये कहां गया? ठीक है, और ये जो 3 जूल है इसी को हम बोलेंगे इलास्टिक हिस्टेरेसिस। ठीक है, मींस इसके अंदर एनर्जी डिसिपेशन बोल सकते हो कि ये एनर्जी डिसिपेट हो गई। लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा? ये एनर्जी डिसिपेशन इन फॉर्म ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ हीट। ये जो एनर्जी है हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी, हीट की फॉर्म में गुम हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो हमारी आउटपुट है वो कम होगी इनपुट से, और जो लॉस हुआ है वो किस फॉर्म में होगा? हीट की फॉर्म में होगा। मींस वो मटेरियल थोड़ा गर्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं नीट और आईआईटी में, ये जो हीट डिसिपेशन है वो किस फॉर्म में होगा, मतलब किस पे डिपेंड करेगा? लिख लिया होगा, देखो जो हीट डिसिपेशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? हीट डिसिपेशन। Heat dissipation directly proportional to area of curve। कौन सा कर्व? एरिया ऑफ लूप लिखो, एरिया ऑफ लूप। जो ये वाली लूप है ना, इस लूप के एरिया पे डिपेंड करेगा। ठीक है, हो गया। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आया कि वाई, क्वेश्चन है वाई steel is more elastic than rubber, although rubber is stretched more than स्टील। ठीक है, हालांकि होता क्या है कि स्टील को हम इतना स्ट्रेच नहीं कर सकते, बट रबर को तो हम 8 टाइम्स, मतलब ये लगा लो कि अगर ये रबर है तो इसकी लेंथ यहाँ पे ये हो गई, तो यहाँ पे मैं 8 मार्कर जोड़ दूं, इतनी लेंथ को हम इसकी इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन स्टील इतना इंक्रीज नहीं होगा, फिर भी ये ज्यादा इलास्टिक क्यों है? ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, स्टील ज्यादा इलास्टिक है क्यों? तो देखो, सबसे पहले इलास्टिक की डेफिनेशन देखो, इलास्टिसिटी की। इलास्टिक मटेरियल कौन होगा सबसे ज्यादा? जिसको हार्ड टू बेंड हो, हार्ड टू बेंड, जिसको बेंड करना बहुत मुश्किल हो। ठीक है, और इजी टू रिटर्न हो, और जो रिटर्न इजी और क्विकली कर जाए उसी को हम बोलेंगे कि वो मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है। ठीक है, वही मटेरियल क्या होगा? ज्यादा इलास्टिक होगा। अगर हम बात करें स्टील की, तो स्टील को बेंड करना, स्टील को बेंड करना मतलब स्टील को इलोंगेट करना, उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। ठीक है, और जैसे ही हमने उस स्टील को इंक्रीज भी कर दिया तो वापिस से वो ओरिजिनल शेप में बिल्कुल क्विकली आ जाएगा। जैसे ही हमने रिमूव किया स्ट्रेस, वापिस से अपनी ओरिजिनल शेप में। तो इजी है रीगेन करना। ठीक है, इजी रिटर्न है उसका। लेकिन हम अगर हम रबर की देखें, ठीक है, एक तरह से इसको लेंथ को इंक्रीमेंट देने के लिए ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हमने दिया तब जाके स्टील की लेंथ जो है इंक्रीज होती है। ठीक है, जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस देंगे तो इसके अंदर जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है या इंटरनल फोर्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स भी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा।
और वही इंटरमोलिकुलर फोर्स इसको रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलेंगे, अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लेके आएगा, तो इसलिए बहुत जल्दी ये रिटर्न हो जाता है। समझ आया? ज्यादा स्ट्रेस मतलब ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स, ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स, ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स मतलब इजी रिटर्न। लेकिन रबर के अंदर क्या होगा कि बहुत लो वैल्यू ऑफ स्ट्रेस के लिए भी इसमें लार्ज स्ट्रेन आ जाएगा, बहुत ज्यादा लार्ज स्ट्रेन आ गया, थोड़ा सा स्ट्रेस हमने दिया और इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ गया, ये 8 टाइम्स तक इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लेता है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए बहुत टाइम लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इसके इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होगा वो बहुत कम है। तो मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है मतलब उसका रिस्टोरिंग फोर्स कम है। जब रिस्टोरिंग फोर्स कम होगा तभी तो वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिस्टोर करने में ज्यादा टाइम ले रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि स्टील ज्यादा इलास्टिक है, जबकि लेंथ तो रबर की ज्यादा इंक्रीज होती है। ठीक है, हो गया क्लियर ये वाला पार्ट? ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी रबर की एप्लीकेशन कहां पर है। फिर रियल लाइफ में इसको हम कहां पे यूज करते हैं? सोक एब्जॉर्बर के अंदर। वो देखो होता क्या है। तो देखो सोक एब्जॉर्बर होते क्या है। सोक एब्जॉर्बर की जो शेप होगी कुछ ऐसी ऐसी होगी जो बाइक्स के अंदर लगे हुए देखे होंगे। ठीक है, ये फोटो रेस में देखो, ये जो बाइक के अंदर ऑटो के अंदर लगे होते हैं ये सोक एब्जॉर्बर होते हैं। अब रबर और रबर से क्या कनेक्शन है इनका? इलास्टिसिटी से क्या कनेक्शन होता है? देखो जो पहिए के साथ ये सोक एब्जॉर्बर कनेक्टेड होते हैं, मान लो रोड के अंदर ऐसे बम्प्स है, कहीं पे ऐसे ब्रेकर हो गए, तो उस केस में हम जो है कंफर्ट राइड देने के लिए होते हैं, हमें क्या देते हैं? कंफर्ट राइड देते हैं। कंफर्ट राइड देते हैं, सेफ राइड लगा लो, सेफ राइड देंगे, या फिर ये लगा लो कि व्हील जो पहिए का कांटेक्ट है, व्हील का जो कांटेक्ट है, कांटेक्ट मेक्स विद रोड, मेक्स विद रोड मीन्स, अब इसको समझो, देखो ये है क्या? जैसे रोड के अंदर है, बम्प्स होंगे इस तरह से, गड्ढे भी होंगे और ब्रेकर्स भी होंगे। अब मान लो जो बॉडी की हाइट है, बाइक हो या गाड़ी हो, उसकी हाइट कुछ ऐसी है अपर बॉडी वाली, और नीचे होंगे ये टायर्स। ठीक है, नीचे टायर्स होंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं इनका मतलब होता है कि जैसे ही ये पहिया इस गड्ढे के अंदर जाएगा तो ये जो स्प्रिंग है वो एक्सपेंड हो जाएगा। स्प्रिंग एक्सपेंड होके जो अपर बॉडी का लेवल है ये यहीं रहेगा, स्प्रिंग एक्सपेंड हो जाएगा ताकि पहिए का कांटेक्ट रोड के साथ भी रहे। अब जो पहिया इधर जाएगा और बीच में जो स्प्रिंग लगा होगा वो एक्सपेंड हो जाएगा, और जैसे ही ब्रेकर आया तब भी अपर बॉडी का लेवल यही रहेगा, तब ये जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो जाएगा, और स्प्रिंग के कंप्रेस होने की वजह से अभी भी टायर रोड के साथ कनेक्टेड है, रोड के साथ कांटेक्ट में है, और अपर बॉडी का लेवल वही है। मींस शॉक एब्जॉर्बर क्या देंगे? हमें कंफर्ट राइड देंगे। ऐसे नहीं है कि हम ऐसे जैसे गड्ढा आया फिर एकदम से झटका लगेगा, ब्रेकर आया तो फिर से झटका लगेगा। इनकी वजह से हमारी राइड कंफर्ट सेफ राइड होगी, और हमेशा ये रोड के साथ व्हील का कांटेक्ट बना के रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो ये एनर्जी डिसिपेशन होगा, इसके अंदर जो एनर्जी डिसिपेशन है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हीट की फॉर्म में लॉस हो गया, रोड को चला गया। ठीक है, ये हीट की फॉर्म में सिंपली लॉस हो गया। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है कि टायर्स बनाने के लिए, ये जो टायर्स हैं गाड़ियों के, किसी भी व्हीकल के टायर्स बनाने के लिए दो ऑप्शन है। एक तो रबर ये वाला मटेरियल हो और एक ये वाला मटेरियल है। इनमें से कौन से मटेरियल के हम टायर्स बनाएंगे? ठीक है, इसमें हिस्टैरिसीस लूप ये वाली है और इसमें हिस्टैरिसीस लूप ये वाली। तो कौन से वाला मटेरियल हम टायर्स बनाने के लिए यूज करेंगे? तो कौन सा मटेरियल यूज करेंगे? टाइप बी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो टाइप बी के अंदर जो लूप का एरिया है वो क्या है? कम है। एरिया क्या है लूप का? कम है। एरिया कम है, दैट मीन्स एनर्जी डिसिपेशन, एनर्जी
डिसिपेशन भी क्या होगा, कम होगा। एनर्जी डिसिपेशन इसका कम होगा। एनर्जी डिसिपेशन कम होगा तो मतलब जो व्हील का टेम्परेचर है, टेम्परेचर के अंदर राइज है वो भी कम होगा। ठीक है, मींस जो पहिया गर्म होना हो गया, पहिए का टेम्परेचर ज्यादा होना, पहिया गर्म होना हो गया, वो कम गर्म होगा। लेकिन अगर इस मटेरियल के बनाई तो लूप का एरिया ज्यादा है, ज्यादा हीट डिसिपेट होगी, ज्यादा हीट डिसिपेट हुई तो मतलब पहिए का जो टेम्परेचर है ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा टेम्परेचर होगा मीन्स एक तरह से वो मेल्ट होने का वो रहता है। मेल्ट तो नहीं होगा, इतना ज्यादा तो नहीं होगा, बट फिर भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसका टेम्परेचर कम राइज होता है और यहाँ पे पहिए का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम मटेरियल बी को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना।